वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। भाई इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 2020 के क्वेश्चन के सीरीज की फर्स्ट वीडियो थी। वो डीएसएसबी पीआरटी के लिए स्पेशली सीडीपी के 20 मार्क्स की मैंने वीडियो बनाई थी, स्पेशली इसलिए ताकि आपका मैं इंटरेस्ट जानना चाह रही थी, तो आपका अच्छा रिव्यू मुझे इसमें मिला है। तो आज मैं सेकंड पार्ट को लेकर आई हूँ और इसमें हम अब इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे 2020 क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि काफ़ी लेंथी इसलिए नहीं, क्योंकि जितना 20 क्वेश्चन को आप एक बार में अच्छे से समझ लोगे उतना 100 को नहीं समझ पाओगे। इसलिए इतना जो है इतना ही हम जो है इसमें नंबर रखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सीडीपी के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस ना करके थोड़ा इंग्लिश को आप यहाँ पर जो है प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा आपकी क्लियरिटी रहेगी और क्वेश्चन समझने में आपको आसानी रहेगी। हालांकि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज आपके सामने है, तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो लेकिन जो सेंस बनती है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बन रही है, इस खासकर इन क्वेश्चनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाद में आप जरूर इसमें शेयर करना आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज यहाँ पर कैसी रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए जो संज्ञानात्मक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, कह सकते हैं कि रीजनिंग की या फिर तर्क क्षमता जो होती है, तो उसमें मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए कि भाई कौन बच्चे किस बच्चे में कितना आईक्यू लेवल है, कितना अच्छा वो समझदार है, कौन बच्चा कितना कैलकुलेटिव है, तो वो मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए उन परीक्षणों का उपयोग करना चाहता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करता है। यानी कि इनमें से वो कौन सा दृष्टिकोण है जो बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमताओं की मात्राओं का अंतर मापने का प्रयास करता है, तो वो है कौन सा, साइकोमेट्रिक मानसवित्तीय दृष्टिकोण। ये काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो तर्क क्षमता है ना, और जैसे कि इसमें इस तरह के स्टेप देंगे कि उनको जो है नंबरिंग इस तरीके से दे देंगे 1 2 3 4, जैसे कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। और वो जो नंबर होता है, नंबर की कैलकुलेशन कोई बच्चा कितनी जल्दी कर पा रहा है, तो इस तरह के उसमें टेस्ट कराए जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक मानसवित्तीय दृष्टिकोण। तो ये इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में बच्चे का जो मनोसामाजिक विकास होता है, मनोसामाजिक विकास का मतलब जो उसका यहाँ पर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो कौन सी अवस्था में, बचपन में। ठीक है, तो बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या है। जो उसके सहकर्मी हैं, साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो उनके साथ में उसके संबंध बनते हैं बच्चे के। ठीक है, तो उसमें सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर जो है पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि जैसे जैसे माता पिता के प्रभाव से बच्चा दूर होने लगता है, तो सहकर्मी समूह जो है नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलेगा, नए लोगों से, नए बच्चों से, नए समाज से जुड़ेगा, तो उसमें होगा क्या कि उसका जो दृष्टिकोण है दुनिया को देखने का, तो वो नया दृष्टिकोण उसके लिए खुलता है। दूसरा, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जो है मुक्त बच्चे इसमें रहते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें कि कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्य के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति यानी कि जो एटीट्यूड होता है, यानी कि बच्चे का कुछ नस्ल और कुछ जातियों के प्रति कुछ ऐसा अलग ही एटीट्यूड होता है ना, तो उसे सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति नहीं, उसको जब बच्चा बाहर निकलेगा, तो जैसे हम कुछ अलग नस्ल और जाति के बारे में कुछ बातें सुनते हैं तो हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाता है, तो वो मजबूत नहीं बनता है जब बच्चा बाहर निकलता है, बल्कि वो चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान देना है, उसमें परिवर्तन उसे देखने को मिलेगा, बल्कि उन्हें मजबूती नहीं मिलेगी, है ना। ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि आप सुनते कुछ हो रहा है, देखते कुछ हो रहा है धरातल पर। तो ये हो जाएगा हमारा ओनली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है। अब मध्य उम्र होती कौन सी है, जैसे कि आपको पता ही है 6 से 12 या फिर कहीं पर आपको 11 देखने को मिलेगी।
तो ये होती है मध्य उम्र, ठीक है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था हम जिसको कहते हैं। तो मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति स्मरणीय है? स्मरणीय इन द सेंस मतलब कि उसकी मेमोरी को अच्छा करती है, मेमोरी को बढ़ाती है, मेमोरी के लिए अच्छी है। कौन सी रणनीति है यहाँ पर? तो हम पहले की बात करें तो पहला है कि 5 से 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी ऐड कर सकते हैं। हाँ, जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो बाहर की चीजें भी सीखते हैं, तो वो बाहरी मेमोरी को ऐड कर लेते हैं, है ना। उसमें जो उनकी खुद की जानकारी है कुछ वो, और जो बाहर की जानकारी है कुछ वो उन्हें प्राप्त जो है होती है ना। दूसरा है यहाँ पर कि 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते। हाँ, ऐसा देखा गया है कि बहुत से बच्चे 10 वर्ष तक के हो जाते हैं, लेकिन वो जो है अकेले खेलना पसंद करते हैं, या फिर उनके माता पिता घर से उनको बाहर ही नहीं निकलने देते, या फिर उनको किसी का साथ जो है नहीं मिल पाता। तो ये दोनों हमारे जो है सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड की, कि 4 साल तक की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। सचेत दोहराव का मतलब कि बच्चा जो है जो चीजें हैं उनको मतलब रिपीट कर सकता है, उनको दोहरा सकता है। अब दोहरा तब पाएगा जब उसको याद रहेगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि 4 ही साल का बच्चा है, तो उसमें जो मेमोरी है अभी उतनी नहीं है कि वो उसको याद रहे और उसको वो रिपीट कर पाए, ठीक। तो वो भूल जाता है, कुछ समय के बाद चीजें भूल जाते हैं। जैसे मामा के हम यहाँ पर गए, बहुत सी चीजें हमने खेली देखी, तो थोड़े टाइम हमें याद रहेगी। 4 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद जब अपने घर आ जाता है तो उसमें खुश हो जाता है, उसमें भूल जाता है, ठीक। वो बिल्कुल बाद की बातें याद नहीं कर पाता है, तो वो दोहराव अभी नहीं कर पाएगा, अभी 4 साल का है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4 क्या है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता क्या होता है? इमिटेशन। प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पियाजे के अनुसार हम ये पूछ रहा है, और प्रतिरूपता ने इमिटेशन पूछ रहा है। इमिटेशन क्या होता है? जब बच्चा हमें देख के नकल करता है ना, हमारे उतारता है, छोटे बच्चे, हमने उसके सामने मुंह खोल दिया तो मुंह खोलेगा, आंख झपक दी तो आंख झपकेगा, जीभ निकाल दी तो जीभ निकालेगा, तो ये इमिटेशन होता है जिसको हम प्रतिरूपता बोल रहे हैं, ठीक। तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो देखो, अदृश्य प्रतिरूपता, धीरे शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा देख नहीं सकता, जैसे मुंह, जैसे होता है ना कि बच्चा अपना मुंह नहीं देख सकता है ना, लेकिन फिर भी वो इमिटेशन करता है। वो हालांकि सामने वाले का मुंह देख पा रहा है लेकिन अपना तो नहीं देख पा रहा है ना। दूसरा है दृश्यमान प्रतिरूपता, यानी कि शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जो बच्चा देख सकता है, जैसे हाथ पैर। हमारे हाथ पैर तो वो देख ही पा रहा है और अपने भी हाथ पैर देख पा रहा है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की इमिटेशन, दोनों प्रकार की प्रतिरूपता यहाँ पर बच्चा करता है। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आप इन्हें आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि किस प्रक्रिया द्वारा शिशु और देखभाल करता एक दूसरे को भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं? यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का देखभाल करता है और जो बच्चा है उनमें जो भावनात्मक जो अवस्थाएं हैं उनमें संचार होती है ना, तो वो कौन से हम कह सकते हैं वो विनिमय किस आधार पर हो रहा है? तो पृथक के आधार पर या फिर आपसी के? तो आपसी विनिमय होता है, म्यूचुअल रेगुलेशन होता है जिसे हम कह सकते हैं आपसी विनिमय, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पर जो है रूल चलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में, यहाँ पर ध्यान देना है, आपको पूछ रहा है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? परिपक्वता की हम बात कर रहे हैं, किशोर अवस्था में कर रहे हैं। तो पहला है कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं, यानी कि द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। दोनों के लिए लगभग जो दोनों लिंग है, लड़का है लड़की है, दोनों में कह सकते हैं कि लगभग 4 वर्ष इस प्रोसेस में लगते हैं कि मतलब एक तरह से जानने में कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, ठीक है।
दूसरा है कि यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियां दोनों में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तनों में किशोर अवस्था में संवृद्धि की तीव्रता शामिल है। यानी कि इनमें जो यौवन परिवर्तन होते हैं किसमें, लड़कों में और लड़कियों में। कौन सी एज में, हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यौवन परिवर्तन बहुत स्पीड से होने लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन हमारे जो है सही हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोनों कहाँ पर सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे डी में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का निम्नलिखित लाभ है। मित्रता, बच्चे मतलब फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट, उन्हें क्या बेनिफिट होता है, किसका, फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप में क्या बेनिफिट होता है कि बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं। दूसरा, दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो यहाँ पर देखो, पहला तो एकदम सही है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ में हम कह सकते हैं कि स्कूल जाने में उनको दोस्ती में मदद मिलती है ना। और दूसरा भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि शिशु और देखभाल करने वालों के बीच में जो पारस्परिक स्थायी संबंध है वो किसका होता है। तो इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, जो उसको केयर करता है, जो किसको, इन्फेंट को, शिशु को, तो उसके बीच में जो पारस्परिक स्थायी संबंध है वो कैसा होता है। वो अनुरक्ति होता है, वो समझौता होता है, वो प्रतिस्थापन या फिर दंड। तो सीधी सी बात है वो अटैचमेंट का रिलेशन होता है। जो स्थायी है वो अपने आप में क्या है, अटैचमेंट का रिलेशंस है। अगर पारस्परिक जो स्थायी संबंध है किसके बीच में, शिशु और जो उसका केयर टेकर है उसके बीच में, उसकी मम्मा भी हो सकती है, कोई दूसरा भी हो सकता है, तो वो उसके बीच में जो रिलेशन है जो परमानेंट बन गया है तो वो है अनुरक्ति का, अटैचमेंट का, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ये। दूसरा है व्हाट इज द जेंडर कॉन्स्टेंसी, मतलब लिंग स्थिरता क्या है, लिंग स्थिरता क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है आपको कि स्थिरता का मतलब यहाँ पर किस चीज से लिया गया है। लिंग, जेंडर आप जानते ही हैं, और स्थिरता का मतलब ये है कि एक वो सोच, एक वो तरीका, एक वो मतलब लेवल जो बना हुआ है समाज में, जो उसमें चेंज नहीं हो पा रहा है। चाहे मतलब भूमिकाएं चेंज हो जाती है एक बार को, लड़का लड़की के काम कर लेता है, लड़की लड़के के काम कर लेती है, लेकिन वो एक स्थिरता अभी भी बनी हुई है। जैसे कि अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता, चाइल्ड अवेयरनेस अबाउट द हिज हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, ठीक है। वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो हमेशा भूमिका एक बार को चेंज हो जाती है, लेकिन वो जो है फिक्स है, मतलब जो बाय बर्थ मिला है भाई वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो वो तो रहेगा। तो चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, यानी कि अपने लिंग हमेशा जो है समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता। दूसरा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्टेंसी, यानी कि इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी हम कहते हैं। तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इसे तो आप वैसे ही आप थोड़ा समझ लो तो आसानी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जो जेंडर स्कीमा है, जेंडर स्कीमा यानी कि जो हम कह सकते हैं कि अवस्थाओं की बात करते हैं, कोई किसी ने किशोर अवस्था की बात की है, किसी ने जो है 4 अवस्थाओं की बात की है, या फिर कह सकते हैं कि जो जेंडर स्कीमा है वो स्पेशली होता क्या है कि इसमें एक सेकेंड सॉरी, जेंडर स्कीमा ये होता है कि इसमें मापदंड होते हैं। मापदंड में जैसे कि हम कहें कि यह सिद्धांत सुझाव देता है कि जो लिंग का प्रकार है ना, लिंग का प्रकार मतलब कि जैसे बच्चे अलग अलग जैसे बच्चे होते हैं, तो उसमें आपने लिंग के आधार पर बच्चों के लड़की को लेकर लड़की को लेकर उसमें क्या स्कीमा बने होते हैं। कुछ बहुत से बच्चे होते हैं कि लड़की लड़कियों में बिल्कुल फर्क नहीं करते, है ना। और कई बार तो ये देखा गया कि घर में जैसे भाई होता है तो बहन की ड्रेस पहन लेता है, तो उसमें एक
एक स्कीमा बना हुआ है। जैसे कि समाज की हम बात करें तो समाज में तो यही स्कीमा बना है कि लड़की जो है लड़कियों की ड्रेस नहीं पहने, या फिर उनकी तरह ना चले, उनकी तरह ना बोले, उनकी तरह ना हंसे, उनकी तरह ना रोए, है ना। और लड़कियों के लिए ये होता है कि लड़कों की तरह तुम कैसे पहन सकते हो कपड़े, या फिर कैसे तुम खुलकर हंस सकती हो। तो ये जो जेंडर स्कीमा बना हुआ है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में इसको लेकर बहुत क्लैरिटी लाती है। तो बहुत से समाज की हम स्पेशली बात करें तो उनके दिमाग में ये स्कीमा एक रूढ़िबद्धता का रूप ले चुका है, रूढ़िवादिता का रूप ले चुका है। तो इसमें कुछ संबंधित नहीं है, जिसने मतलब इसके संबंध में सिद्धांत नहीं दिया है तो वह सिगमंड फ्रेंड, बाकी ये तीनों से जो है संबंधित है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द बर्थ ट्रोमा, यानी कि जन्म आघात क्या है। तो जन्म आघात ये होता है कि जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, या फिर जन्म के 2 दिनों के भीतर लगी चोट, या फिर जन्म के समय लगी चोट। तो जो जन्म के समय इंजरी होती है, जन्म के समय जो चोट लगती है, आप उसको क्या बोलते हैं, जन्म आघात बोलते हैं, यानी कि बर्थ ट्रोमा बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। प्री ऑपरेशनल थॉट जो होता है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर कि प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता, यानी कि द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। या फिर दूसरा है कि प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप में से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखे उनके बारे में सोचने में मदद करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो है दोनों ही सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। क्योंकि जो पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चा है, छोटा है अभी, जो 2 से 4 ही वर्ष का है, उसमें जो थॉट्स होते हैं, प्री ऑपरेशनल जो थॉट होते हैं, वो प्रतीक के आधार पर बच्चा सीखता है, प्रतीकों के आधार पर सीखता है। जिसे हम कह सकते हैं कि प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है। भाई उसको चांद अगर सिखाना कि क्या है, कौन है, तो वो हम उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पानी है, ये आग है, ये मम्मा है, ये पापा है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये पेन है, ये बुक है। ठीक है, इस तरह से मतलब हर एक चीज का जो है प्रतीकात्मक उसको जो है जानकारी प्राप्त करने की उसमें क्षमता होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे सही हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसव के कितने चरण होते हैं। प्रसव जो स्टेज होती है किसकी, चाइल्ड बर्थ की, तो यहाँ पर वही आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर जो है 4 प्रकार की जो है प्रसव की स्टेज होती है, जिसमें पहली होती है, पहले की हम बात करें तो वो होती है गर्भाशय का फैलना। ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर गर्भाशय, जिसे हम यहाँ पर जो है एक सेकंड लिखने की मैं कोशिश कर रही हूँ, गर्भाशय का फैलना। ठीक है, गर्भाशय का फैलना, मेरी राइटिंग बहुत खराब जा रही है इस पर। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा चरण जो होता है बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे की हम कहेंगे यहाँ पर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी होती है। ठीक, और तीसरा होता है यहाँ पर जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को बाहर धकेलना। ठीक है, बाहर धकेलना। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखेंगे, धकेलना। और फोर्थ होता है प्लेसेंटा का जो है सेट होना, यानी जो नाल होती है डिलीवरी के बाद में, जो नाल होती है, नाल का अपनी जगह पर सेट होना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि 4 स्टेप होते हैं किसमें, प्रसव में। ठीक, प्रसव जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, तो डिलीवरी के भी 4 फेज होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। गर्भाशय का फैलना, बच्चे की डिलीवरी होना, प्लेसेंटा के बाहर धकेलना, और जो है नाल जो मतलब नाल का दोबारा से अपनी जगह पर जो है सेट होना। ठीक, तो यहाँ पर 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास होता क्या है। यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। दूसरा, वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो प्री चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही उस अवस्था में एकदम सही है। कि पहला तो ये है
कि संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो इसमें थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब ये है कि बच्चे का यहाँ पर जो है मस्तिष्क में परिपक्वता आती है, उसके संज्ञान में सुधार होता है। दूसरा, बच्चा क्या है जो वंशानुगत है और पर्यावरणीय प्रभाव है उसके विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिशु विकास की बैली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बैली स्केल का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे का हम उसको मतलब मेजर करते हैं बैली स्केल से। तो जैसे पहला है यहाँ पर, तो पहले में क्या है कि 3 महीने पीछे मुड़ता है, यानी कि टर्न्स फ्रॉम बैक टू साइड, और 3 महीने का जब वो हो जाता है तो वो पीछे मुड़ना शुरू कर देता है ना। दूसरा है यहाँ पर कि 9 महीने खुद को खड़े होने की स्थिति में वो उठाता है। तो बैली स्केल से हम ये मेजर करते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी अपने आप को पीछे टर्न करने में सक्षम हो पा रहा है, खुद को खड़े करने में सक्षम हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हमारे कथन सही हो जाएंगे। इस तरीके से हम बच्चे का मेजरमेंट करते हैं, किसका, बॉडी का मेजरमेंट करते हैं कि वो अपनी बॉडी को कितना मूव कर पा रहा है, कितने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसे हम बैली स्केल कहते हैं। बैली का मतलब ये है कि क्योंकि वो जो सिर होता है, सिर के बाद में बच्चे की सीना आता है, सीने के बाद में बैली आती है ना, तो उसका जो मजबूती बनती है बच्चे की, तो वो इस तरीके से सीक्वेंस में बनती है। तो ये बैली स्केल बच्चे की इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बचपन में बच्चे का शारीरिक विकास होता है और उसमें बात हो रही है किसकी, मोटर विकास की। मोटर विकास जिसे हम कह सकते हैं हाथ पैर का अच्छे तरीके से मूव करना। कितना, कोई बच्चा तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी से चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा बहुत देर से चलना शुरू करता है। कोई हाथों में किसी के बच्चे में हाथों में ज्यादा मजबूती होती है, तो किसी के में पैरों में ज्यादा मजबूती होती है। तो ये मजबूती इसीलिए कहते हैं दादी माँ पहले क्या है सब बच्चों की मालिश किया करती थी कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट जो मोटा मोटा डेवलपमेंट है, जिसे हम कहेंगे कि वो बच्चा क्या है कि वो करने शुरू कर दे, मतलब अपने हाथों पैरों को इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना शुरू कर दे। ठीक है, तो होता कब है, वो वो बचपन में होता है। ठीक है, तो यह मध्य बचपन में सुधार होना जरूरी रहता है। और 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूरी से फेंकी गई छोटी गेंदों के रास्ते में जो है उसको कैच कर सकते हैं, उसको एक तरह से अवरोध कर सकते हैं। ठीक है ना, जब अच्छे से हाथों पर पैरों पर जो है हाथों की और पैरों की चीजों पर पकड़ होगी, वो कब होगी, जब उसमें बच्चे में हम कहेंगे कि उसका अगर वो कर पा रहा है पकड़, तो उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, उसका मोटर विकास बहुत अच्छा हुआ है, जिसे हम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल हमारा फर्स्ट हो जाएगा। एक सेकंड, फर्स्ट नहीं होगा, हमारा जो है ऑप्शन नंबर दोनों हमारे यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 आ गया है। 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है। शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है, यानी कि बच्चे में जो शारीरिक वृद्धि है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें शारीरिक वृद्धि के दौरान क्या क्या चेंज आते हैं, तो वो कौन सा यहाँ पर जो है सही है। तो फर्स्ट है कि 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने बचकानी गोलाई खोना शुरू कर देते हैं। जो बचकानी गोलाई होते हैं ना, गोल मटोल होते हैं, है ना, तो वो खोना शुरू कर देते हैं 1 वर्ष की जो है अवस्था में, और बचपन के पतले एथलेटिक रूप में अपना लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा वो गोलाई खत्म होने लगती है, उनकी लंबाई बढ़ने लगती है, वो लंबा सा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चों के पेट मांसपेशियां विकसित होती है और बच्चे के पेट की मांसपेशियों को जो है कसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड, जो है सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर सही नहीं है, सेकंड यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, स्वयं के वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विशेषताओं का समूह है। जब हम स्वयं को एक्सप्लेन करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो तो सेल्फ डेफिनेशन होती है। क्या होती है, सेल्फ डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि शैशवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सम्मिलित है।
यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एरोजल इन इन्फेंसी इज करेक्टली मैच्ड विद देयर मूवमेंट। तो इरेगुलर स्लीप मसल्स ट्विस्ट बट नो मेजर मूवमेंट, यानी कि शैशवावस्था में जो स्लीप मसल्स होती है वो जो सोई हुई सुस्त मांसपेशियां होती है उनमें ट्विस्ट आसानी से हो जाता है, बट मेजर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। सही बात है। चेतावनी निष्क्रियता शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकते हैं। हाँ, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसमें क्विक मूवमेंट होता है और वो अपने सिर को दाएं बाएं अच्छे तरीके से जो है हिला लेते हैं। तो दोनों यहाँ पर जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, मांसपेशियां इतनी जटिल होती नहीं है, नर्म होती है, हड्डी भी बहुत कोमल होती है, तो मूव आसानी से वो कर लेता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रफ एंड टम्बल प्ले में शामिल होता है। रफ एंड टम्बल प्ले यानी कि जिसमें कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप फ्री है। तो उसमें क्या होगा, आप कुश्ती भी कर सकते हैं, मारना भी कर सकते हैं, पीछे भागना भी कर सकते हैं, पीछे मारना। तो ये सब इस तरह के खेल अक्सर बच्चों को, जब वो होता है पकड़म पकड़ाई भागम भाग का जो खेल होता है, तो वो रफ एंड टम्बल में ही आता है, क्योंकि उसमें स्वतंत्र होते, फ्री होते, उसमें कोई ज्यादा रूल नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम कुश्ती कर सकते हैं, मारना कर सकते हैं, पीछे से मार करना कर सकते हैं, ये सब उसमें कर सकते हैं। तो तीनों हमारे जो है सही हो जाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इस 20 में से आपके कितने बने वो हमें बताना है आपको, और वीडियो कैसी लगी वो जरूर आपको शेयर करना है। जो भी तैयारी कर रहा हो डीएसएसपी, स्पेशली पीआरटी की, जो सीटीपी का इसमें मेन रोल आपका 100 मार्क्स का रहता है, तो वो उन लोगों को आपको जरूर शेयर करना है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको जो है रिवाइज कर लेना है, और पीडीएफ के लिए आप सीधे जुड़ जाना एपी टीचिंग क्लासेस से। ठीक है, जिसमें जो सीधे टेलीग्राम का चैनल है एपी टीचिंग क्लासेस, उसके साथ में आप जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।